CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 5, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1। देखो मैं इलास्ट्रेशन और आपको जो आपका पीछे जो क्वेश्चंस दिया रहता है वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इलास्ट्रेशन सॉल्व कराऊंगा पूरा जितना भी चैप्टर है। ठीक है, तो देखो पहला इलास्ट्रेशन में क्या दिया है, ये हम लोग का कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सब क्लॉज सॉरी क्लॉज ई। ठीक है, ये इससे इससे रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या बोला जाता है, ये क्लॉज होता क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, आप क्योंकि आपको ये क्लॉज जानना पड़ेगा तभी आप इस ये सम जितना भी हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है सबको आसानी से कर सकोगे आप। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मान लो एक कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक क्योंकि इसमें पब्लिक नहीं आता है, यदि पब्लिक होता तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब देख लो सेक्शन क्या था, 22E। ठीक है, मान लो मोहन प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, मोहन प्राइवेट लिमिटेड एक आदमी को लोन दिया, मान लो सुनील, मिस्टर सुनील को वो लोन दिया। ठीक है, आपका 10 लाख, 10 लाख का लोन दिया। तो अब ये तो एज पर सेक्शन 22 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E, तो इसका हिसाब से ये 10 लाख मिस्टर ए का हाथ में क्या होगा, इसको तो लोन दिया है ना, लोन और एडवांस। तो नियम एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E इसका हाथ में ये डीम डिविडेंड होगा। क्या होगा, डीम्ड डिविडेंड। किसका हाथ में, मिस्टर ए का हाथ में। मिस्टर ए का हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा, और सॉरी मिस्टर सुनील का हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, डीम डिविडेंड के हिसाब से। तो इसमें देखो क्या है, इसमें और एक नियम है, मिस्टर सुनील को 10% मोहन प्राइवेट लिमिटेड में होना पड़ेगा, 10% और मोर होल्डिंग। समझ में आ रहा है, इन मोहन प्राइवेट लिमिटेड, मोहन प्राइवेट लिमिटेड में अगर सुनील 10% या 10% से ज़्यादा होल्ड करता है और फिर वो कंपनी से लोन या एडवांस ले रहा है कोई, तो उसको गवर्नमेंट एज पर IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, उसको क्या मान लेगा, डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील का हाथ में उसको क्या मान लेगा हम लोग, डीम डिविडेंड। अब इसमें दूसरा केस देखो, अब मान लो मिस्टर सुनील जो है ना, एक और दूसरा कंपनी है। ठीक है, XYZ कंपनी। ठीक है, ये एक फर्म मान लो, इसको कोई फर्म है ये। अब मिस्टर सुनील इस पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, मिस्टर सुनील होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन XYZ कंपनी, 20% और मोर होल्डिंग। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर मोहन प्राइवेट लिमिटेड इसको एडवांस या फिर लोन देता है, मान लो 5 लाख का लोन दिया, तो ये किसका हाथ में ये फिर भी मोहन और XYZ का बीच में कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये टैक्सेबल किसका हाथ में हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर सुनील का हाथ में, ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्योंकि अगर यदि मिस्टर सुनील इसमें सब्सटेंशियल वो होल्ड करता है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो ये भी एडवांस इसको आपका क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड। और ये देखो ये जो 10 लाख या जो 5 लाख है ना, इस पर और एक रूल है, जो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड का मोहन का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये जितना है उतना ही लोन और एडवांस आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा। मान लो इसका आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3 लाख का है, तो ये लोन तो 5 लाख का दिया था ना, लेकिन डीम डिविडेंड 3 लाख का ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पूरा सेक्शन ये है। इसमें और एक पार्ट है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, मैं आपको पूरा सेक्शन ही समझा देता हूँ। अब मान लो
मोहन प्राइवेट लिमिटेड कोई एक पर्सन को दिया, कोई एक थर्ड पर्सन को मान लो वाई, मिस्टर वाई को मोहन आपका लोन दिया 5 लाख का, ठीक है। अब इससे क्या रिलेशन है, अगर मिस्टर सुनील और मिस्टर सी और मिस्टर ए वाई का यदि कोई बेनिफिट है एक दूसरा से लेके, अगर मिस्टर सुनील का कोई भी बेनिफिट हो रहा है मिस्टर वाई को लोन देने से, तो वो भी मिस्टर सुनील का हाथ में टैक्सेबल डीम डिविडेंड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आखिर में क्या हुआ कि पूरा का पूरा लाइबिलिटी जो मतलब टैक्सेबिलिटी आ रहा है वो मिस्टर सुनील के हाथ में आएगा। अगर इधर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ तो, अगर वाई के साथ कोई बेनिफिट मिल रहा है तो, और या फिर अगर, और एक कौन सा था, हाँ, और एक सुनील खुद था, उसको खुद को मिल रहा है, उसका कोई ऐसा कंपनी है जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसमें मिल रहा है, या फिर उसका कोई थर्ड पर्सन है उसमें मिल रहा है बेनिफिट। अब इसमें 2-3 तो नोट में आपको बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एक तो है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नोट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना ही आपका वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। उसका बाद अगर कोई बेनिफिट मिलता है मिस्टर सुनील को, तभी उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। हाँ, अगर मान लो मिस्टर सुनील लोन लिया 1/4/2021 को, और वो 2/4/2021 को एक दिन बाद ही वो रीपे कर दिया, रीपेमेंट या फिर रिटर्न इज इरेलीवेंट, रिटर्न या फिर वो सब इरेलीवेंट है, ठीक है, ये सब इरेलीवेंट है। अब देखो इसमें एक और है कि इसमें एप्लीकेबल कब कब नहीं होगा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब कब नहीं होगा। प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल इन सच केसेस, कौन कौन सा केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा 222E। ये देखो, यदि लोन और एडवांस, कोई ऑर्डिनरी लोन या फिर एडवांस को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया है, मान लो कोई कस्टमर को दे दिया वो, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स में मतलब उससे उससे माल कुछ परचेज हो रहा है आपका, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर यदि किसी क्रेडिटर को दे दिया, आपको सामान लिया उससे, उसको पहले ही एडवांस दे दिया, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा ट्रेड एडवांस, ये तो क्रेडिटर पर लोन एडवांस, मतलब लोन मतलब अब यदि वो 10% होल्ड भी कर रहा है, मिस्टर सुनील इस पे 10% और मोर होल्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया तो उसको नहीं माना जाएगा। दूसरा हो गया ट्रेड एडवांस, अगर क्रेडिटर को कोई एडवांस दिया है तब भी नहीं माना जाएगा। और तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा ये है कि अगर कंपनी को, अगर प्राइवेट कंपनी को, मतलब वो क्या, कौन सा कंपनी था ये, मोहन प्राइवेट लिमिटेड को, इसी का एग्जांपल लो, अगर प्राइवेट लिमिटेड को कोई पास्ट में बेनिफिट पहुंचाया, बेनिफिट दिया है, और अब अगर उसको लोन दे रहा है कंपनी हेल्प करने के लिए, तो उसको हम लोग आपका डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यदि पास्ट में वो कोई हेल्प किया है कंपनी का, तो उसको हम लोग डीम डिविडेंड नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा सेक्शन था। देखो, तो एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको पूरा सेक्शन समझा दिया। अब देखो, अब आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो 10 मिनट इसी में चला गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, धवल इज ए बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज किचन इक्विपमेंट्स, ही इज ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नियरली, हाँ देखो मैनेजिंग डायरेक्टर भी था, और वो नियरली 65% तुम्हारा होल्ड करता रहा इंटरेस्ट। कितना, 65% वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। आरएफ प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड है मतलब होगा, पब्लिक होता तो नहीं होता। ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ धवल इज ऑब्टेन थ्रू आरएफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कोई बात नहीं है। आरएफ पास ऑन द एडवांस रिसीव टू इज कस्टमर टू धवन टू एग्जीक्यूट द जॉब वर्क, देखो जॉब वर्क के लिए मिला है पैसा,
तो इसको डीम डिविडेंड नहीं मानेगा। आपको इतना जॉब वर्क पढ़ लिया, आप खत्म खाम, लेकिन आपको फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर क्या बोला कि ये जो तुम लोन दिया है ना, वो क्या बोलते हैं, उसको डीम डिविडेंड मानेगा कि डेफिनेशन ऑफ 222E का अंदर। तो असेसिंग ऑफिसर सही है या गलत है वो बताओ। ये टेनेबल का मतलब होता है रीजनेबल, ठीक है, रीजनेबल है कि नहीं वो बताओ। तो अब देखो हम लोग का क्या बता रहे हैं, एज पर सेक्शन इतना, इन केस ऑफ कंपनी नॉट बिंग ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सिडेंटली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी लोन एडवांस दे सकता है। मेक पेमेंट ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस लोन टू शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10, कोई शेयर होल्डर को एडवांस और लोन दिया है नॉट लेस देन 10%, उसको 10% से कम स्टेक नहीं हो, 10% से ऊपर है यदि उसका स्टेक, ठीक है, देन सो पेमेंट उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, जिसको लोन दिया है शेयर होल्डर को, उसका हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देख लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है कंपनी का पास उतना ही माना जाएगा। मान लो लोन दिया था 10 लाख का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख का ही है, तो 4 लाख का ही इसको डीम डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट केस में क्या बोला है, धवल इज होल्डिंग 65%, ठीक है, आरएफ प्राइवेट लिमिटेड में, आरएफ प्राइवेट लिमिटेड लोन दे दिया फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब वर्क के लिए दिया रहा, कोई काम के लिए दिया रहा उसको, वो कंपनी का कोई काम कर रहा था उसका लिए दिया था उसको, ठीक है, ना कि ऐसे ही फालतू में दिया था। अब उसका बाद क्या हुआ देखो, उसका बाद क्या हुआ, कहाँ गया, हाँ, अब क्या हुआ, सिंस इन ए कंपनी पब्लिक इज इंटरेस्टेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन, ये बेकार है, बेकार है, हाँ, इन इट वाज हेल्ड दैट इन द गिवन केस शेयर होल्डर वाज इन द नेचर ऑफ मनी ट्रांजेक्शन गिवन टू एफ ए कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए दिया गया था, वुड नॉट अमाउंट टू बी डीम डिविडेंड। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐसा माना गया कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए दिया रहा है, इसलिए उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये प्रेजेंट केस में क्या हुआ, द पेमेंट इज मेड टू धवल for execution of job work in the commercial business transaction, therefore it cannot be treated as deemed dividend under section इतना। असेसिंग ऑफिसर जो बोल रहा था वो गलत है, असेसिंग ऑफिसर का बात गलत है, इसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बस काम खत्म। ये क्वेश्चन इतना ही था, आपको मेनली था सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज क्या था, क्लॉज ई, इसको आप ध्यान से समझ जाएगा तो आपको पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर पता होगा, बस उसको प्रेजेंटेशन का आपको अच्छे से लिख के बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो पूरा का पूरा। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको री एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दूंगा। थैंक यू।